हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास के अंतर्गत हम लोग अपना नया लेसन आपका प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत बच्चों हम लोग आपका देखने जा रहे हैं जाति, धर्म और आपका लैंगिक मसले। चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग क्या देखने वाले हैं बच्चों? ध्यान दीजिए सभी बच्चे, महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आपके लिए। तो हम देख रहे हैं आपका इस चैप्टर के अंतर्गत आपका जाति, धर्म और लैंगिक मसले के विषय में हम लोग आज आपका इस चैप्टर के अंतर्गत बात करने वाले हैं और उन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम लोग अपनी चर्चा करेंगे जो इससे संबंधित है। अब देखिए, इसके अंतर्गत अगर आप लोग देखोगे तो सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए निजी और सार्वजनिक जो आपका विभाजन है वो किस प्रकार है, और इसमें हम लोग और बहुत सारी चीज़ों को लेकर इन सब को हम लोग आपका बहुत अच्छे से अपने इस लेक्चर के अंतर्गत एक एक करके हम लोग आपका देखेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग इनकी बात भी करेंगे। क्लियर है? देखिए, लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता है कि उनके मन में बैठा दी जाती है कि औरतों की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाना है और बच्चों का पालन पोषण है। अब क्या बताइए, क्या इस प्रकार की जो आपकी चीज है क्या वो सही है? ठीक है, यह चीज अधिकतर परिवारों में श्रम और लैंगिक विभाजन को आपके झलकाती है। अब देखिए, जो भी आपका क्षेत्र हो, चाहे आपका पारिवारिक क्षेत्र रहा हो, चाहे आपका निजी क्षेत्र रहा हो, उन सारे क्षेत्रों में हमको ये सारी चीजें आपका बहुत बड़े मामले में आपको देखने के लिए मिलती हैं और आप इनको समझ भी सकते हैं कि कैसे ये अंतर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, क्या आपके महिलाओं की जिम्मेदारी केवल यही है कि वो घर का पालन पोषण करें, बच्चों को ही चलाएं? क्या और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? या हमारे समाज ने, जो हमारा समाज है, उसने निश्चित कर लिया है कि महिला का काम केवल घर की जिम्मेदारी गृहस्थी चलाना और बच्चों का पालन पोषण ही तक ही सीमित है? तो क्या ऐसा हमारे समाज ने एक्सेप्ट किया है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी एक स्वतंत्रता दी गई है, हर व्यक्ति के अपने अधिकार है। यह चीज अधिकतर परिवारों में श्रम के लैंगिक विभाजन से झलकाती है। और जिस प्रकार आप ये विभाजन आप देख रहे हैं कि आपकी महिला की जिम्मेदारी घर चलाना है, तो बहुत सारे ऐसे परिवार में जिसमें श्रम के लैंगिक विभाजन को झलकाती है कि भैया वहां लैंगिक विभाजन है, पुरुष होगा तो ये काम करेगा, महिला है तो ये काम करेगी। घर के अंदर सारा काम काज, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों की देखरेख करना आदि करती है, जबकि मर्द घर के बाहर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द या सारे काम नहीं कर सकते। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि जो मर्द हैं वो आपका काम नहीं कर सकते, केवल उनके सहारे ही काम होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल वे सोचते हैं कि ऐसे काम को करना औरत की के जिम्मे है। और देखिए, ये एक उनकी सोच है। क्या है उनकी सोच? कि जितना भी ऐसा काम है, ये सारे काम करने का जिम्मा किसका है? औरतों का है। उन्होंने अपनी पहले ही मेंटलिटी, सोच बना रखी है कि जितना भी ये काम करने का जिम्मा है, क्या है? औरतों का है। पर जब सिलाई कढ़ाई से लेकर इन्हीं सारे कामों के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी से यह काम घर के बाहर करते हैं। अब देखिए, जब आपका सिलाई कटाई लेकर इन सब चीजों का सरोकार करते हैं और इसके पैसे मिलते हैं तो जो व्यक्ति बड़ा खुश होता है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, उसके पास पैसे आ रहे हैं। अधिकांश दर्जी या होटल रसोई पुरुष होते हैं। इसी प्रकार औरतें घर के बाहर का काम नहीं करती हूँ, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं है। आप होटलों को देखोगे, जो आपके दर्जी हैं, जो तब कपड़े सिलते हैं, ये सारे काम कौन करते हैं? आपके पुरुष ही करते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो बाहर जाके आपकी महिला केवल काम ना करती हो। ठीक, गांव में स्त्रियां पानी और जलावन जुटाने से लेकर खेतों में काटने तक का काम करती हैं। देखिए, जो गांव की महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं? ध्यान दीजिए, वो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। गांव की महिला आपका, देखिए, गांव में पानी लेने जाती हैं, ठीक, जंगल की लकड़ियां चुगती हैं,
खेतों जब फसल कटती है उसमें मदद करती हैं। यानी कि गांव में सारा काम क्या करती हैं, आपकी महिलाएं जो हैं वो आपका मिलकर करती हैं बच्चों। क्लियर है? शहरों में भी हम देखते हैं कि कोई गरीब बस्ती किसी मध्य वर्गीय परिवार में नौकरानी का काम कर रही है और मध्यवर्ती स्त्री कर्मी करने की दफ्तर जा रही है। अब देखिए, आपको दिखाई देगा शहरों में हम देखते हैं कि चाहे कोई गरीब स्त्री हो या किसी मध्यम परिवार की स्त्री हो, और नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए क्या जा रही है, आपका बाहर जा रही है, और उसको बाहर जाना पड़ता है अपने काम काज के लिए। ठीक, ये आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए, काम जो है वर्तमान में हर व्यक्ति की जरूरत है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो कैसे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी और कैसे आप अपने घर परिवार को चला सकते हैं। अब मध्य वर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जाती है, और कह रहे जो आपका मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो आपके मिडिल क्लास हैं, उनकी जो महिलाएं होती हैं वो काम करने के लिए कहाँ जाती हैं बच्चों? आपके ऑफिस जाती हैं। ध्यान देखना, कहाँ जाती हैं? ऑफिस जाती हैं। तो हर व्यक्ति शहर में, गांव में, हर वर्ग में कहीं ना कहीं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबको काम करना पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं आपका पुरुषवादी और जो आपकी सोच है वो आपको इसमें झलकती हुई आपको दिखाई भी दे सकती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो निजी और सार्वजनिक विभाजन को हम लोग इसमें आपका देख सकते हैं और इसको हम लोग पढ़ भी सकते हैं। अब कह रहे कि सच्चाई यह है कि अधिकार महिला अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम करती है। अब महिलाओं का है कि यार जो उनकी घरेलू अपनी इनकम है, जो काम है, उसके अतिरिक्त वो कुछ ना कुछ और काम करना चाहती हैं, जिससे क्या हो, उनकी कुछ ना कुछ जो इनकम है वो और बढ़ जाए। ठीक, ये महिलाओं की ऐसी सोच रहती है, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। अब कह रहे कि जो उनका काम है उसको ज्यादा मूल्यवान नहीं मानते, उनको ज्यादा वैल्यू नहीं देते। दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता, चाहे वो आपका दिन रात कितना भी काम क्यों ना कर ले, लेकिन जो उसका श्रेय है वो उनको नहीं मिलता। श्रम के इस तरह के विभाजन के नतीजे जो हैं आपको जो है देखने के लिए इसमें मिल सकते हैं कि क्या वो आपका श्रम का विभाजन होगा और क्या उसका नतीजा होगा। इस तरह की बहुत सारी चीज आपको देखने के लिए मिल सकती हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, औरतें घर की चार दीवारी में सिमट कर रह गई हैं। ये भी आप जानते हैं कि जो आपकी महिला है वो क्या है, जो हमारी महिला है वो क्या है, घर की जो आपकी चार दीवारी है, ठीक, उस दीवारी में आपका सिमट कर रह गई है। क्लियर है? क्या हो गया है आपका? सिमट कर रह गई है जो हमारी महिलाएं हैं। और बाहर के सार्वजनिक जीवन पुरुष के आपके कब्जे में आ गया है। और जो आपका पुरुष का जो आपका जीवन है, सार्वजनिक जीवन, वो किसके कब्जे में आ गया है बच्चों? आपका पुरुष के जो है आपके कब्जे में आ गया है। मनुष्य जाति की आबादी औरतों का आधा हिस्सा है, पर सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीतिक उनकी जो आपकी भूमिका है वो आपका नगण्य है। अब देखिए, जितने पुरुष हैं उतनी ही महिला है, लेकिन आप अगर उनकी स्थिति को देखेंगे, उनके राजनीतिक स्थिति की का अगर आप लोग चेकिंग बैलेंस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि महिलाओं की राजनीति में जो आपकी भूमिका है वो क्या है, आपके ना के बराबर है। कैसी है बच्चों? ये भूमिका आपकी ना के बराबर है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसी है? ना के बराबर है ये भूमिका। ठीक, अब देखिए, यह बात अधिकतर समाज में लागू होती है कि सिर्फ पुरुष ही सामाजिक मामलों के भागीदार करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों पर चुनाव लड़ने की अनुमति थी। स्टार्टिंग में अगर आप लोग देखोगे, आज भी बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहां पर केवल वोट देने का अधिकार आपका जो है
पुरुषों को ही था, महिलाओं को नहीं था। आप देखिए सारे अधिकार भारतीय संविधान ने महिला और पुरुष दोनों को बराबर जो है अधिकार आपके प्रदान किए। कि महिला और पुरुष कैसे हैं, दोनों ही आपके समान हैं, दोनों में कोई किसी प्रकार का विशेष क्या नहीं है, अंतर नहीं है, यह आपको दिखाई देना चाहिए। और देखिए धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो राजनीति में जो लैंगिक मुद्दे हैं वो कैसे आए हैं, सामने उभर कर आए हैं। और उन लैंगिक मुद्दों को आप लोग देख सकते हैं कि अब क्या हुआ है, दुनिया भर के बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, समूह हैं जो महिलाओं के अधिकार के लिए आपका लड़ रहे हैं और कह रहे हैं क्या कि जो आपका महिलाओं को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। क्या है, हिस्सा मिलना चाहिए। कैसा हिस्सा बच्चों? राजनीतिक में भी और आपका सामाजिक और आर्थिक हर तरह के का जो आपका बराबर का हिस्सा है वो आपका महिलाओं को अब मिलना चाहिए। क्लियर है? ये आपको ध्यान देना है। और देखिए अब तो सब देशों में आपका महिलाओं को जो है वोट गिनने का अधिकार भी वो आपका मिल गया है कि जो सभी महिलाएं हैं वो आपका वोट गिन सकती हैं, आंदोलन कर सकती हैं। क्लियर है? उनको बहुत सारे राजनीतिक अधिकार हैं और वैधानिक दर्जा भी उनका क्या कर दिया गया है, ऊंचा कर दिया गया है। अब देखिए आदर्श स्त्री की कुछ, अब जो आदर्श स्त्री होती है वानगी, अब कोई आदर्श स्त्री कैसी होती है आप इसको देख सकते हैं और इसको आप समझ सकते हैं इस आपके इमेज के माध्यम से। आपकी पुस्तक में भी ये इमेज आपका दी गई होगी, इसे ध्यानपूर्वक देखें। देख रहे हैं बच्चों? अच्छा मुझे बताइए, क्या वर्तमान समय में महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की मांग बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? किसके लिए? जो आपकी महिला हैं बच्चों, महिलाओं के लिए आपकी शिक्षा और रोजगार की मांग बढ़ी है कि नहीं, बताइए। तो वर्तमान समय में ये सारी मांग जो है आपकी बढ़ गई हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? और आपका देखिए बहुत सारे परिवार में आपके महिलाओं के जीवन की और व्यक्तिगत उनके जीवन की बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जिससे जो उनके बराबरी की मांग उठा रहे हैं, उनके बराबरी की बात कर रहे हैं। ऐसे आंदोलन को आपका क्या कहा गया है? नारीवादी आंदोलन कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, क्या कहा जा रहा है? नारीवादी जो आंदोलन है वो आपका कहा जा रहा है। ठीक है? अब देखिए पुरुष प्रधान आपकी सत्ता है, ठीक। और आप अगर बात करें स्त्री पुरुष के, अगर मैं लैंगिक आपको दिखाई देगा कि महिला और पुरुष का जो आपका लैंगिक अनुपात है कितना कितना है, किसमें कैसा है, ये तो आपका एक भारत का मैप है, आपकी पुस्तक में भी आपको दिया गया होगा और आपको इसके विषय में बताया गया होगा। आप इसको देख सकते हैं बच्चों, भारत के हर एक हिस्से में ये नीचे आपके दिखाए गए हैं कि जिनमें आपका देखिए बाल स्त्री पुरुष अनुपात 2011 0 से 6 जो आयु वर्ग के बीच है उसमें 951 से अधिक, इसमें लिखा है 926 से 950, 901 से 925, इतने के बीच कहां पर आपका सर्वाधिक लैंगिक अनुपात है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई देगा, वेस्ट बंगाल में आपको दिखाई देगा, केरल में आपको दिखाई देगा, उसके बाद आप देखिए सिक्किम में आपको दिखाई दे रहा है, अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखाई दे रहा है, असम में आपको दिखाई दे रहा है, मणिपुर में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इनको देख सकते हैं और सबसे कम वाले रीजन में भी वो आपको दिखाई देगा कि कहां पर है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ठीक।
76 से लेके 900 के बीच में ये आता है राजस्थान महाराष्ट्र वाला जो पार्ट है, उत्तर प्रदेश, आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल इसको देखिए, मैं आपको गौर करें, फिर आगे बढ़ूंगा। देख रहे हैं बच्चों, एक एक करके हम लोग इन सब पर आपका बहुत अच्छे से आपका बात करेंगे और इनको बहुत अच्छे से हम लोग आपका देखेंगे। ठीक है, जल्दी देखिए। देख लिया? चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। थोड़ा इसके विषय में पढ़ते हैं कि महिलाओं का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, थोड़ा उसके विषय में हम लोग अगर देखें, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों को भलाई या उसके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। कह रहे इससे कोई छुपा ही नहीं है बात, ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाओं की जब भी कोई आपकी भलाई की बात आई है या फिर क्या ये उनके साथ आपके समान व्यवहार वाले अगर कोई मुद्दे आए हैं तो उन पर क्या नहीं किया गया है बच्चों, उन पर आपका पर्याप्त आपका जो ध्यान है वो आपका नहीं दिया गया है। क्या नहीं हुआ है? उन पर पर्याप्त आपका ध्यान नहीं दिया गया है। इसके चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं कि जब तक आपका क्या नहीं होगा, ध्यान देना है कि जब तक औरतों का क्या नहीं होगा, सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक क्या होगा बच्चों, महिलाओं के साथ ये सारी चीजें आपकी क्या है, होती रहेंगी और इस समस्या से का जो है निपटारा वो आपका नहीं हो सकता। यानी कि इस समस्या का निपटारा अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिए। तो इस समस्या का निपटारा करने के लिए उनको सबसे पहले महिलाओं को सत्ता में आना होगा और सत्ता में आएंगी तो इस समस्या का वो निपटारा स्वयं कर सकती है। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ जाए। आप कह रहे हैं कि इस लक्ष्य को, इस मोटिव को हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसका एक सिंपल तरीका यह है कि जनता के द्वारा जो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो जनता जिन्हें आपका चुनकर एमपी एमएलए बनाती हैं, उनमें क्या कर दें हम लोग, महिलाओं की जो हिस्सेदारी है उसको हम लोग बढ़ा दें। क्या कर दें, महिलाओं की हिस्सेदारी को अगर हम लोग आपके बढ़ा दी जाती है तो भारत की गतिविधियों में महिला प्रतिनिधित्व का अनुपात बहुत ही कम है। कह रहे अगर ऐसी हमको महिलाओं की संख्या को आपके बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग वर्तमान समय में देखेंगे तो वर्तमान समय में महिलाओं की प्रतिनिधि संख्या आपका विधायिका में बहुत कम है। यानी कि विधायिका जहां कानून बनता है, अगर हम केंद्र स्तर पर बात करें तो आपका लोकसभा और राज्यसभा में आज भी महिलाओं की संख्या आपकी कम है बच्चों। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 14.3% तक पहुंच सकती है। राज्य की विधानसभाओं में महिला का प्रतिनिधित्व फीसदी में भी कम है। अब देखिए 2019 में 14% के पार क्या हुई है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व हुआ है। कब? 2019 की जो आपकी लोकसभा थी उसमें ये स्थिति रही है, अब तक सबसे अच्छी है। अब देखिए अगर आप लोग देखेंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, सबसे बड़ी बात है आप यहीं देख लीजिए अपने उत्तराखंड राज्य में कि यहाँ पर कितनी महिलाएं आपका एमएलए है। क्या है? एमएलए, जिसको हम क्या बोलते हैं, विधायक है। आप इसको देख सकते हैं कि राज्य विधानसभा में इनकी स्थिति क्या है। क्या कह रहे हैं, राज्य जो आपकी विधानसभा है इसमें इनकी स्थिति को आप लोग खुद देख सकते हैं। ये स्थिति क्या है, इस स्थिति को आप स्वयं देख लीजिए कि क्या स्थिति बनी हुई है।
और आप इस स्थिति से अवलोकन कर सकते हैं, आप इस पर पहुंच सकते हैं। इस मामले में भारत का दुनिया के देशों में काफी नीचा स्थान है, यानी कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व देने के मामले में विश्व में आप देखेंगे तो भारत का काफी नीचा स्थान है। प्रश्न नंबर 44 को देखिए, जो आपकी बुक में होगा, वहां आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी। भारत में इस मामले में अफ्रीका, लालतान या अमेरिका के कई विकासशील देशों से पीछा है। अब देखिए, हम लोग अमेरिका, अफ्रीका जैसे जो आपके देश हैं, उनसे भी इन मामलों में हम लोग आपका पिछड़े हुए हैं। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। कह रहे कि अगर कोई महिला आपको कभी प्रधानमंत्री बन गई या मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन इसमें आप लोग खुद देखेंगे कि अभी तक क्या रहा है, इन सब मामलों में आपका देखेंगे तो पुरुषों का ही आपका वर्चस्व रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्या रहा है? पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है, इसमें केंद्र के मामलों। अब देखिए, हमारे देश में आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। अब देखिए, जो पहले स्थिति थी महिलाओं की, उससे क्या हुआ है, हमारे यहाँ आजादी होने के बाद आपके महिलाओं का जीवन स्तर है, उनमें आपका क्या हुआ है, सुधार हुआ है। हम ये नहीं कह सकते कि महिलाओं के जीवन में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है, पर वे अभी भी पुरुष से काफी पीछे हैं। लेकिन अगर आप लोग महिला और पुरुष का तुलना करेंगे तो वो कैसे है, महिला और पुरुष दोनों कैसे हैं, अभी वो एक दूसरे से आपके काफी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। कैसा है? पितृत्वात्मक सत्ता है, आपका पेट्रियोटिक है, हमारे यहाँ पितृ प्रधान है आज भी। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है। महिलाओं में साक्षरता की दर अभी भी मात्र 54% है। कितनी फीसदी है? 54% है। जबकि पुरुषों में आपका 76% है। इस प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा रही है। आज भी ऐसा है कि महिलाओं की ऐसी बहुत कम संख्या है जो क्या कर रही है, पढ़ने की तरफ जो है अपना कदम बढ़ा रही है, शिक्षा की तरफ अपना बच्चों कदम बढ़ा रही है। जब हम स्कूली परीक्षाओं के परिमाण पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियां आपके नेताबाजी मार लेती हैं, ठीक है, बाजी मार लेती हैं इसमें, और कई जगह उनका प्रदर्शन लड़कों से बेहतर नहीं है, तो कमतर भी नहीं है, लेकिन पढ़ाई में आगे दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़के पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। इस स्थिति के चलते अभी भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाले महिलाओं की संख्या बहुत कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष आई है। अब देखिए, ये बड़ी मसामेग ऐसी स्थिति नहीं है कि हम लोग कह सकें कि एक स्त्री और एक पुरुष की स्थिति तक आपकी ये सारी चीजें आपकी पहुंच जाए। ठीक है, तो आपको इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, आज भी आप देखेंगे, चाहे आपका नगर पालिका का चुनाव रहा हो, ठीक है, चाहे आपका नगर निगम का चुनाव रहा हो, या कोई भी ऐसे अन्य चुनाव है, वहां आज भी आप लोग देख सकते हैं बच्चों, अधिकतर सब पर आपका पुरुषों का ही आपका वर्चस्व रहा है। पुरुष ही वहां क्या कर रहे हैं, उन सब पर आपका राजनीतिक सत्ता के रूप में कायम है, और उन्हीं को अपनी चीजों पर आपका इसमें देख रहे हैं। अब देखिए, बात ये चल रही है कि राज्य की जो आपकी विधानसभा है, और राज्य की विधानसभा और साथ में लोकसभा, इन सभी में क्या हो जाए, ध्यान दीजिए, लोकसभा व राज्य
विधानसभा में 1/3 सीट क्या हो जाए, महिलाओं के लिए क्या हो जाए बच्चों, आरक्षित होनी चाहिए। क्या होना चाहिए मुझे बताइए बच्चों, क्या महिलाओं के लिए आपका होना चाहिए? देखिए, दुविधा की बात यह है, इस प्रकार का जो आपका विधेयक था वो आज भी क्या है बच्चों, वो आज भी क्या है आपका, आप ध्यान देंगे, वो बिल, ये विधेयक बिल आप क्या है, संसद में अटका हुआ है। अटका हुआ है। क्यों अटका हुआ है? क्योंकि वहां पर भी वोटिंग करने वाले आपका पुरुष ज्यादा है, इसलिए वो क्या नहीं हो पा रहा है आपका, वहां वो बिल पास नहीं हो पा रहा। क्लियर है? तो ये आपको इनमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है? तो इसको एक एक करके आप इन सभी मुद्दों पर अच्छे से गौर कर लीजिए, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट बनता है किसी प्रकार का, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। तो बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।